समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। ये शब्द महान खगोल शास्त्री कार्ल सगन के हैं और ये आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। हम आज ब्रह्मांड के एक ऐसे ही अविश्वसनीय अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। नमस्कार। आज की इस खास पड़ताल में हमारा विषय है डार्क मैटर, ब्रह्मांड का वो रहस्यमयी, हाँ वो अदृश्य हिस्सा जिसके बारे में हम जानते तो हैं पर जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। हाल ही में द हिंदू में एक लेख आया था जिसने इस दिशा में हुई एक कह सकते हैं दिलचस्प प्रगति पर रोशनी डाली है। तो आज हम उसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इस अदृश्य पहेली को सुलझाने के करीब पहुंच रहे हैं। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और साथ ही जो भी ब्रह्मांड में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये जानकारी काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेगी। प्रतिशत डार्क एनर्जी, इनके बारे में हमारी समझ सच कहें तो बहुत ही सीमित है। तो आज हमारा मिशन क्या है? ये जानना कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र से जो रहस्यमयी गामा किरणें आ रही हैं, क्या उनका डार्क मैटर से कोई लेना देना है? और वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने के लिए किन दो रास्तों पर चल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए ब्रह्मांड की इस अंधेरी पहेली में झांकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही आता है मन में कि अगर ये डार्क मैटर अदृश्य है, दिखता नहीं, किसी तरह की रोशनी नहीं छोड़ता, तो वैज्ञानिक इतने यकीन से कैसे कहते हैं कि ये है और इतना ज्यादा है? इसका आधार क्या है आखिर? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। डार्क मैटर की कहानी थोड़ी कह सकते हैं अजीब है, क्योंकि हम इसे सीधे तौर पर देख ही नहीं सकते। ये लाइट के साथ प्रकाश के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता, ना उसे सोखता है, ना बिखेरता है, ना पैदा करता है। तो जाहिर है टेलीस्कोप से ये नजर नहीं आने वाला। लेकिन इसके होने का पक्का सबूत मिलता है। वो मिलता है इसके गुरुत्वाकर्षण के असर से। इसे हम सीधे नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, ऐसा समझिए। मिसाल के तौर पर 1970 के दशक में वेरा रूबिन और दूसरे खगोलविदों ने देखा कि आकाशगंगाओं के बाहरी किनारों पर तारे बहुत तेजी से घूम रहे हैं। इतनी तेजी से कि सिर्फ दिखने वाले पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण उन्हें संभाल ही नहीं सकता था, वो तो बिखर जाते। तो उन्हें अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए किसी अदृश्य चीज के गुरुत्वाकर्षण की जरूरत थी, और यहीं से डार्क मैटर का पहला बड़ा संकेत मिला। इसके अलावा एक और चीज है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग वो क्या है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। जब कोई बहुत भारी चीज, मान लीजिए कोई गैलेक्सी क्लस्टर, हमारे और किसी दूर की गैलेक्सी के बीच आ जाता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण पीछे से आ रही रोशनी को मोड़ देता है, जैसे कोई लेंस। अब जब हम उस मोड़ का हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि जितना पदार्थ हमें दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वहां मौजूद है। ये जो अतिरिक्त खिंचाव है, ये माना जाता है कि डार्क मैटर का ही है। तो जैसा खगोल भौतिकीविद मूरित्स मिहेल-मुरु ने भी कहा है, दशकों से वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं इसे सीधे पकड़ने की। लेबोरेटरी में डिटेक्टर बनाए हैं, पर अभी तक सच कहें तो कोई सीधी सफलता नहीं मिली है। हमारा सारा ज्ञान ऐसे ही अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण वाले सबूतों पर टिका है। अच्छा, तो ये एक ऐसा वजन है जिसे हम देख नहीं सकते पर जिसका खिंचाव पूरे ब्रह्मांड में महसूस होता है, तारों की चाल से लेकर आकाशगंगाओं के बनने तक। ठीक है, अब आते हैं उस हालिया खोज पर जिसका जिक्र द हिंदू के लेख में है। ये फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ी है। इस टेलीस्कोप ने हमारी आकाशगंगा के केंद्र के पास कुछ अजीब देखा है, गामा किरणों की एक फैली हुई धुंधली सी चमक। ये गामा किरणें अचानक इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई इस पहेली में? बिल्कुल, फर्मी टेलीस्कोप में जो देखा है वो वाकई हैरान करने वाला है। ये गामा किरणों की एक अतिरिक्त चमक है जो आकाशगंगा के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में फैली हुई है, केंद्र के चारों ओर करीब 7000 प्रकाश वर्ष के दायरे में। और ये इलाका हमसे बहुत दूर है, करीब 26,000 प्रकाश वर्ष। और ये चमक डिफ्यूज है, ऐसा नहीं कि किसी एक तारे या किसी एक पॉइंट से आ रही हो। ये पूरे इलाके में जैसे धुंध की तरह फैली हुई है। अब गामा किरणें अपने आप में बहुत खास होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली तरंगें हैं, साधारण रोशनी से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली। तो सवाल ये उठता है कि आकाशगंगा के केंद्र से ये अतिरिक्त फैली हुई गामा किरणें आ कहां से रही हैं? यहीं पर डार्क मैटर का संभावित कनेक्शन आता है। तो ये फैली हुई गामा किरणें एक तरह का अनएक्सपेक्टेड सिग्नल है जिसे हम समझ नहीं पा रहे।
और विज्ञान में जब भी ऐसा होता है तो उसकी व्याख्या करने के लिए अलग अलग सिद्धांत सामने आते हैं। जैसा कि लेख में भी बताया गया, वैज्ञानिक मुख्यतः 2 संभावित वजहों पर सोच रहे हैं। पहली वजह क्या मानी जा रही है? पहली और शायद कह सकते हैं सबसे रोमांचक संभावना यही है कि ये गामा किरणें डार्क मैटर के कणों के आपस में टकराने और नष्ट होने से पैदा हो रही हैं। इस प्रक्रिया को एनिहिलेशन कहते हैं, हिंदी में शायद आत्मविलोपन कह सकते हैं। इसके पीछे का आइडिया ये है कि जब हमारी आकाशगंगा बन रही थी अरबों साल पहले, तो जो सामान्य पदार्थ था, गैस, धूल वगैरह, वो ठंडा होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र की ओर खिंचता चला गया। तो माना जाता है कि इस खिंचाव के साथ वो अपने साथ डार्क मैटर को भी खींचकर केंद्र के पास ले आया। इसका नतीजा ये हुआ कि आकाशगंगा के केंद्रीय क्षेत्र में डार्क मैटर का घनत्व यानी उसका जमावड़ा बाकी जगहों से कहीं ज्यादा हो गया। अब यहाँ डार्क मैटर की एक बहुत ही अनोखी प्रस्तावित खूबी सामने आती है। देखिए, सामान्य पदार्थ में क्या होता है, हर कण का एक विपरीत कण होता है, एंटी पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। जब कोई कण अपने एंटी पार्टिकल से टकराता है तो दोनों पूरी तरह नष्ट होकर शुद्ध ऊर्जा बन जाते हैं, अक्सर गामा किरणों के रूप में। लेकिन एंटी पार्टिकल ब्रह्मांड में बहुत कम है, दुर्लभ हैं। डार्क मैटर के बारे में एक प्रमुख सिद्धांत ये है कि इसके कण खुद ही अपने एंटी पार्टिकल होते हैं। खुद ही अपने एंटी पार्टिकल? हाँ। ये तो सुनने में बड़ा अजीब है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 डार्क मैटर कण आपस में टकराते हैं तो उन्हें नष्ट होने के लिए किसी दूसरे या विपरीत कण की जरूरत नहीं होती। वो खुद ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं, गामा किरणों के रूप में। ये हमारे जाने पहचाने पदार्थ के कणों जैसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के व्यवहार से बिल्कुल अलग है। तो अगर यह सिद्धांत सही है तो जहां भी डार्क मैटर का घनत्व ज्यादा होगा, जैसे आकाशगंगा के केंद्र में, वहां इन कणों के आपस में टकराने और गामा किरणें पैदा करने की संभावना भी ज्यादा होगी। तो फर्मी टेलीस्कोप ने जो ये अतिरिक्त गामा किरणें देखी हैं, हो सकता है वो इसी प्रक्रिया का नतीजा हो, मतलब डार्क मैटर का पहला अप्रत्यक्ष पर ठोस सबूत। ये तो वाकई एक क्रांतिकारी विचार है। अगर डार्क मैटर खुद ही अपना एंटी पार्टिकल है तो ये हमारी फिजिक्स की समझ को काफी हद तक बदल सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा, यह सिर्फ एक संभावना है। इन गामा किरणों की दूसरी संभावित व्याख्या क्या है? क्या कोई जानी पहचानी खगोलीय चीज भी ऐसी फैली हुई चमक पैदा कर सकती है? हाँ, बिल्कुल। और यही दूसरी प्रमुख परिकल्पना है। ये थोड़ी कम रहस्यमयी है, पर उतनी ही तार्किक है। ये कहती है कि ये गामा किरणें डार्क मैटर से नहीं आ रही हैं, बल्कि हजारों की संख्या में मौजूद मिलीसेकंड पल्सर से आ रही हैं। ये एक खास तरह के न्यूट्रॉन तारे होते हैं। मिलीसेकंड पल्सर, ये क्या होते हैं? न्यूट्रॉन तारे तो सुने हैं। अब पहले न्यूट्रॉन तारे समझ लेते हैं। जब कोई बहुत बड़ा तारा, मतलब सूरज से कई गुना भारी, अपना सारा ईंधन जला लेता है तो उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है, सुपरनोवा। इस विस्फोट के बाद तारे का जो अंदरूनी कोर बचता है वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़कर एक अविश्वसनीय रूप से घना पिंड बन जाता है। आप अंदाजा लगाइए, एक शहर के आकार के गोले में सूरज से भी ज्यादा द्रव्यमान। ये होता है न्यूट्रॉन तारा। अब मिलीसेकंड पल्सर इन न्यूट्रॉन तारों का एक खास प्रकार है। ये वो बूढ़े न्यूट्रॉन तारे हैं जो किसी साथी तारे से पदार्थ खींचकर बहुत बहुत तेजी से घूमने लगते हैं। कितनी तेजी से? मतलब सेकंड में कितने चक्कर? हाँ, सैकड़ों चक्कर प्रति सेकंड। इसीलिए इन्हें मिलीसेकंड पल्सर कहते हैं। और घूमते हुए ये अपने चुंबकीय ध्रुवों से शक्तिशाली कणों और विकिरण की किरणें फेंकते हैं, जिनमें गामा किरणें भी शामिल होती हैं। ये ब्रह्मांडीय लाइट हाउस जैसे होते हैं। जब इनकी किरण घूमते हुए पृथ्वी की तरफ आती है तो हमें एक नियमित पल्स सुनाई देती है। फर्मी टेलीस्कोप ने यह कंफर्म किया है कि मिलीसेकंड पल्सर गामा किरणों के शक्तिशाली स्रोत होते हैं। तो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि आकाशगंगा के केंद्र के पास, उस 7000 प्रकाश वर्ष वाले इलाके में, शायद हजारों की संख्या में ऐसे बूढ़े, तेज घूमने वाले मिलीसेकंड पल्सर बिखरे हुए हैं। हम उन्हें अलग अलग नहीं देख पा रहे क्योंकि वे या तो बहुत दूर हैं या धुंधले हैं, लेकिन उन सब का मिला-जुला गामा किरण उत्सर्जन वही वो फैली हुई डिफ्यूज चमक बना रहा है जिसे फर्मी ने देखा है। ओह, अच्छा, तो मतलब मुकाबला इन 2 दावेदारों के बीच है। या तो अदृश्य डार्क मैटर के कण आपस में टकरा रहे हैं, या फिर हजारों अनदेखे तेज घूमते न्यूट्रॉन तारे मिलकर ये चमक पैदा कर रही हैं। लेख में एक नए काफी व्यापक विश्लेषण का जिक्र है जिसमें एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल हुआ।
क्या इस विश्लेषण से कोई एक सिद्धांत ज्यादा मजबूत होकर उभरा? यहीं पर बात जैसा कहा था वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है, या कह सकते हैं कि रहस्य और गहरा हो जाता है। ये जो नया विश्लेषण है, जो शायद अब तक का सबसे डिटेल्ड अध्ययन है इस विषय पर, वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किया गया था। शोधकर्ताओं ने क्या किया? उन्होंने कंप्यूटर मॉडल बनाए। एक मॉडल की अगर गामा किरणें डार्क मैटर के टकराने से आ रही हों तो उनका पैटर्न कैसा दिखना चाहिए, आकाश में फैलाव कैसा होगा, ऊर्जा का स्तर क्या होगा, वगैरह। और दूसरा मॉडल कि अगर वो हजारों मिलीसेकंड पल्सर से आ रही हो तो पैटर्न कैसा दिखना चाहिए। फिर उन्होंने इन मॉडलों की तुलना फर्मी टेलीस्कोप के असली डेटा से की। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मौजूदा डेटा के आधार पर दोनों ही मॉडल समान रूप से फिट बैठते हैं। क्या मतलब, दोनों? हाँ, दोनों। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक व्याख्या दूसरी से बेहतर है। डार्क मैटर वाला मॉडल भी उतनी ही अच्छी तरह से फर्मी के देखे हुए सिग्नल की नकल कर सकता है जितना कि मिलीसेकंड पल्सर वाला मॉडल। जैसा कि स्टडी के एक प्रमुख शोधकर्ता हैं, जाने माने ब्रह्मांड विज्ञानी जोसेफ सिल्क, उन्होंने कहा भी है कि इसका मुख्य निष्कर्ष यही है कि डार्क मैटर वाली व्याख्या अभी भी उतनी ही मजबूत दावेदार है जितनी कि मिलीसेकंड पल्सर वाली। इस विश्लेषण ने डार्क मैटर की संभावना को कमजोर नहीं किया है, बल्कि उसे बराबर की टक्कर में बनाए रखा है। उनके मुताबिक इससे डार्क मैटर के अप्रत्यक्ष रूप से पता लगने की उम्मीद कम नहीं हुई है, बल्कि बनी हुई है। बाप रे! तो मतलब हम एक तरह से चौराहे पे खड़े हैं, दोनों रास्ते मुमकिन लग रहे हैं और मौजूदा सबूत किसी एक को खारिज नहीं कर पा रहे हैं। विज्ञान में अक्सर ऐसा होता है, पर हाँ, ये थोड़ा निराशाजनक भी लग सकता है। तो अब आगे क्या? क्या कोई तरीका है जिससे वैज्ञानिक इन दोनों संभावनाओं के बीच निर्णायक रूप से फर्क कर सकें? कोई ऐसी तकनीक या प्रयोग जिससे पता चले कि ये गामा किरणें आखिर आ कहाँ से रही हैं? हाँ, उम्मीद है। और अगला कदम कह सकते हैं पहले से योजना में है। क्या? इस पहेली को सुलझाने की सबसे बड़ी उम्मीद अब एक नई जमीन आधारित गामा रे ऑब्जर्वेटरी पर टिकी है। इसका निर्माण चिली के अटाकामा रेगिस्तान में चल रहा है। नाम है चेरेनकॉफ टेलीस्कोप एरे ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में CTAO। शेरनकॉफ टेलीस्कोप एरे ऑब्जर्वेटरी, CTAO। हाँ, CTAO ये दुनिया की अगली पीढ़ी की सबसे शक्तिशाली गामा रे दूरबीन होगी। उम्मीद है कि ये 2026 के आसपास काम करना शुरू कर देगी। CTAO की खासियत होगी इसकी अभूतपूर्व संवेदनशीलता, मतलब सेंसिटिविटी, और विभेदन क्षमता यानी रिजोल्यूशन। ये फर्मी से कई ज्यादा बारीक डिटेल्स देख पाएगी। लेकिन ये ज्यादा बारीक डिटेल्स कैसे मदद करेंगी? मतलब CTAO इन दोनों स्रोतों, डार्क मैटर टकराव और मिलीसेकंड पल्सर में फर्क कैसे कर पाएगी? यहीं पर असली उम्मीद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि CTAO की बेहतर क्षमताओं से कुछ महत्वपूर्ण अंतर पकड़े जा सकते हैं। पहला तो है ऊर्जा स्पेक्ट्रम। हो सकता है कि डार्क मैटर के टकराव से पैदा होने वाली गामा किरणों का ऊर्जा वितरण, यानी अलग अलग ऊर्जा स्तर पर कितनी किरणें हैं, वो मिलीसेकंड पल्सर से आने वाली गामा किरणों से थोड़ा अलग हो। CTAO इस ऊर्जा स्पेक्ट्रम को ज्यादा सटीकता से माप सकेगा। दूसरा, स्थानिक वितरण। CTAO की बेहतर रिजोल्यूशन शायद ये बता पाए कि गामा किरणें असल में कितनी फैली हुई या स्मूथ हैं। हो सकता है कि पल्सर वाला मॉडल थोड़ा दानेदार सिग्नल दे अगर CTAO कुछ सबसे चमकीले पल्सरों को अलग से पहचान सके, जबकि डार्क मैटर का सिग्नल ज्यादा चिकना और फैलावा हो सकता है। अच्छा। और तीसरा, CTAO इतना संवेदनशील हो सकता है कि वो उन हजारों में से कुछ और मिलीसेकंड पल्सरों को सीधे तौर पर खोज निकाले जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर बहुत सारे नए पल्सर मिल जाते हैं तो जाहिर है पल्सर वाली थ्योरी मजबूत हो जाएगी। तो उम्मीद यही है कि CTAO हमें वो निर्णायक सबूत देगा जिससे हम इन दो प्रबल दावेदारों में से किसी एक को चुन सकें। या कौन जाने, शायद कुछ और ही नया सामने आ जाए। ये वाकई एक अहम मोड़ हो सकता है डार्क मैटर की प्रकृति को समझने की हमारी खोज में। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र से जो ये रहस्यमयी अतिरिक्त गामा किरणें आ रही हैं, वो एक बड़ी पहेली बनी हुई है। दो मुख्य संदिग्ध है, या तो ये अदृश्य डार्क मैटर के कणों के आत्मविनाश का नतीजा है, या फिर ये हजारों अनदेखे तेजी से घूमते न्यूट्रॉन तारों यानी मिलीसेकंड पल्सर का मिला-जुला प्रकाश है। और हाल का सबसे विस्तृत विश्लेषण ये कहता है कि मौजूदा सबूतों के आधार पर दोनों ही व्याख्याएं बराबर की टक्कर में हैं, कोई भी खारिज नहीं हुई है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अकादमिक पहेली नहीं है। डार्क मैटर की प्रकृति को समझना आधुनिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
याद रखिए, ये वो चीज़ है जो ब्रह्मांड के कुल पदार्थ और ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा बनाती है, जबकि हम जिसे जानते हैं पहचानते हैं वो सिर्फ 5% है। डार्क मैटर नहीं माना जाता है, आकाश गंगाओं को उनका आकार दिया, उन्हें एक साथ बांधे रखा। ब्रह्मांड की संरचना कैसे बनी, इसमें इसकी अहम भूमिका रही है। तो इसे समझे बिना हम ब्रह्मांड की पूरी कहानी, उसकी उत्पत्ति और उसका भविष्य ठीक से नहीं समझ सकते हैं। CTAO जैसे भविष्य के उपकरण इस अंधेरे पर से पर्दा उठाने में निर्णायक साबित हो सकते हैं और शायद हमें ब्रह्मांड के इस विशाल अदृश्य हिस्से के बारे में पहली ठोस जानकारी दे सकें। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों और विज्ञान में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए द हिंदू में प्रकाशित लेख पर आधारित ये चर्चा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमें ब्रह्मांड की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं और बड़े अनसुलझे सवालों से रूबरू कराती है, बल्कि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया को भी उजागर करती है। कैसे ऑब्जर्वेशन से परिकल्पनाएं बनती हैं, कैसे उन परिकल्पनाओं का टेस्ट करने के लिए नए विश्लेषण और नई तकनीकें जैसे फर्मी और भविष्य में CTAO विकसित की जाती हैं, और कैसे ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता है, भले ही कभी-कभी जवाब मिलने में वक्त लगे। तो साइंस एंड टेक के पाठ्यक्रम के तहत और समसामयिक घटनाओं के दृष्टिकोण से भी इस तरह के विषयों पर नजर रखना बेहद जरूरी और फायदेमंद है। अगर आपको ये गहन पड़ताल जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी तो कृपया इसे लाइक करें। भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप इस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और अंत में विदा लेने से पहले आपके लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाती हूँ। क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम आज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यमय नाम दे रहे हैं, वे असल में हमारी मौजूदा भौतिकी की हमारी समझ की सीमाएं हों? क्या ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा किसी ऐसे सिद्धांत, किसी ऐसी वास्तविकता पर काम करता हो जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते? शायद असली अविश्वसनीय चीज हमारी कल्पना से भी परे हो। इस पर सोचिएगा। अगली चर्चा तक नमस्कार।